आप सभी को नमस्कार। इस व्याख्यान में आपका फिर से स्वागत। आज का जो हमारा विषय वो मत्स्य पालन के लिए भूमि का चयन कैसे करते हैं, तालाब का निर्माण कैसे करते हैं। इसके प्रथम भाग में हमने भूमि के चयन के बारे में जितनी भी बातें थी वो हमें विस्तार से हमने बताई। पिछले भाग में हमने पूरे चर्चा करी कि भूमि का चयन कैसे करना चाहिए, भूमि के चयन करने के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या मिट्टी के भौतिक मापदंड होने चाहिए, किन किन स्थानों पर हम चयन कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था वहाँ पर कैसी होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्थाओं पर कैसी होनी चाहिए। इन सारी बातों को हमने विस्तार से जाना कि हम मिट्टी का जब चयन करते हैं तो हमें उसके लिए मिट्टी के पीएच की जानकारी, जिसमें 6.8 टू अराउंड 8.5 के या 8.8 हम कह सकें कि इसके बीच का जो पीएच होगा वो एक न्यूट्रल लेवल पर होगा। वो उस स्तर पर हम मिट्टी का चयन कर सकते हैं कि ये सही चयनित मिट्टी है और यहाँ पर हम तालाब का निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ पर न वो बहुत एसिडिक फॉर्म में होती है और नहीं बहुत बेसिक फॉर्म में होती है। पानी की वहाँ पर सही स्थिति होनी चाहिए, पहुँच होनी चाहिए। और गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो ऐसे में जो सूखे की जो स्थितियाँ हो जाती हैं वो वहाँ पर ना हो। और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी एकत्रित हो जाए, जिससे हमें जो तालाब हमने जो बना रखे हैं उनमें खतरे की आशंका ना हो। और इसके अतिरिक्त मिट्टी को हम कैसे पहचानते हैं, यदि हम बहुत ग्रामीण क्षेत्र में तालाब का निर्माण कर रहे हैं, हम लेबोरेटरी की तरफ मिट्टी का चयन नहीं कर पा रहे हैं या वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें कैसे मिट्टी का चयन करना चाहिए। उसके लिए हमने 2 तरीके बताए थे पिछले अध्याय में। पिछले भाग प्रथम में, इसी अध्याय के भाग प्रथम में हमने बताया था कि हम मिट्टी का चयन कैसे करेंगे। जैसे मिट्टी के लिए हमने गोला बनाया, 3 इंच व्यास का हमने गोला बना करके हमने थोड़ा सा ऊपर को उछाला, और अगर मिट्टी उसमें टूट जाती है तो वो उचित जो मिट्टी है वो नहीं बन पाती है तालाब निर्माण के लिए। और अगर वो नहीं टूटती है तो इसका मतलब वो बिल्कुल चिकनी और दोमट मिट्टी या लोम किस्म की जो मिट्टी है वो है, और उस पर हम निर्माण कर सकते हैं। या फिर हम बेलनाकार फॉर्मेट में लंबे आकार से जो है बेलन से मिट्टी को आटे की तरह गूंथ करके थोड़ा सा उसको बेलनाकार आकार में बना करके, यदि वो बीज से नहीं टूट पा रहा है तो वो सबसे अच्छी मिट्टी कहलाएगी तालाब के निर्माण के लिए। जो हम भूमि का चयन कर रहे थे और जो मिट्टी का चयन कर रहे थे उसके लिए वो बहुत आवश्यक चीज़ थी। इसके साथ ही जो तालाब निर्माण है, हम ये तालाब का जो उदाहरण सहित हमने दिया है कि कैसे एक तालाब का हमने यहाँ पर निर्माण कर रखा है। यहाँ पर मिट्टी का चयन किया गया, स्थान का चयन किया गया, आसपास की जो एरिया है उसको देखा गया, सनलाइट की जो व्यवस्था है वो हमें देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश की थोड़ा व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी इसमें ध्यान में रखा गया। तो तालाब निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए भी जो है हमें जो प्रारंभिक रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। तो उसके लिए जो भूमि चयन अगर हमने कर ली है तो भूमि चयन के बाद जो है जो टोपोग्राफिक जो सर्वे है वो किया जाता है। उससे ये समझा जाता है कि कहाँ कितना जो गहराई है वो हमें खोदनी है, और जो जल की निकासी है वो कहाँ से होगी, आउटलेट और इनलेट की जो स्थिति है वो कैसे होगी। तो ये बातें हमें विशेष रूप से उसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो तालाब निर्माण के लिए जैसा कि हमने कहा, भूमि की तैयारी करना। भूमि की तैयारी करेंगे, जैसे अवांछित जो चीज़ें होंगी, बहुत सारे अगर आसपास में पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं, इनको हमें हटा करके साइट तैयार करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला कदम हमें तालाब निर्माण के लिए है। तटबंध का जो निर्माण होता है, कहने का तात्पर्य कि जो मिट्टी के जो कोर का जो उपयोग है उसका उपयोग करके जो रिसाव मुक्त और जो सुरक्षित जो तटबंध हैं वो हमें बनाना पड़ेगा। तालाब की खुदाई, जिसमें तालाबों को खोद करके जो मिट्टी के कोर हैं उसके ऊपर तटबंध का हम निर्माण करेंगे, जिससे बाहर को जो है पानी की बहने की या फिर बाहरी पानी की जो जमा पानी है, कहीं पर एकत्रित पानी है, उसके तालाब में आने की संभावना नहीं होगी। आउटलेट और इनलेट का विकास हमें वहाँ पर करना है, उसका निर्माण अच्छा होना चाहिए, और जो स्रोत और मिट्टी का कोर होना चाहिए। और तटबंध का ढक्कन जरूरी बहुत आवश्यक है, मिट्टी से ढकना है, जिसमें घास हम लगा देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तालाब निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो डिजाइन कैसे करेंगे तालाब का,
उसको कैसे हम एनालिसिस, उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे तालाब का डिजाइन कि कितना होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए और कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो आकार और जो गहराई की अगर हम बात करते हैं तो एक आयताकार जो तालाब होता है वो बेहतर माने जाते हैं, वर्गाकार ना होकर के थोड़ा सा आयताकार फॉर्म में। आयताकार मतलब जिसकी दो भुजाएं एक समान और दो भुजाएं एक समान, वो आयताकार फॉर्मेट होता है। तो गहराई जो है वो आमतौर पर हम उसकी 1.5 मीटर से 2.5 मीटर के बीच में ये रखी जाती है। और जो तालाब हमने बनाया है, जो खोदा है वहाँ पर गड्ढा, उसका जो ढलान है वो तालाब के तल में लगभग 1-2% ढलान रखी जाती है, जिससे पानी बाहर निकल जाए सही तरीके से। पानी बाहर इसलिए क्योंकि जो हम आउटलेट करेंगे, जो गंदगी पानी में होती है, यदि हमने अपना आउटलेट को खोला है तो सही तरीके से जो है पानी बाहर जाए और उसमें ना रुक पाए ज़्यादा। और जो बांध का निर्माण है, चारों ओर जो मिट्टी की जो ऊंचाई है वो बनाई जाएगी ताकि जो हमारा तालाब का जो पानी है वो बाहर ना जाए। और यदि ऐसे स्थान पर हमने बना रखा है, समतल भूमि है, तो जहाँ पर बहुत ऐसा तो नहीं कि उस जगह पर कई सारी पानी बरसात में इकट्ठा हो जा रहा है, वो जो है हमारे जो तालाब का जो लेवल है वो उससे नीचे के लेवल में है और वो पानी जो है हमारे तालाब की तरफ आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अतिरिक्त जो तालाब का जो आकार प्रकार होगा वो साधारणतः अगर हम बात करें तो जो आयताकार जो तालाब है, जहाँ जैसे कि हमने अभी बताया, वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। लगभग 1:2 से लेकर के 3 यहाँ पर तक बहुत उपयुक्त माना जाता है, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है। और जो उपलब्ध ज़मीन है उसका 70 से 75% की अगर हम बात करें तो उतना भाग ही जो तालाब के निर्माण हेतु अर्थात जो जल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। शेष जो 25 से जो 30% अगर हम तालाब के वो बांध में चला जाता है, अर्थात अगर हमारे पास 1 एकड़ के तालाब के निर्माण हेतु अगर है तो उसमें लगभग 1.35 से लेकर के 1.40 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता वहाँ पर एक तालाब के निर्माण के लिए होगी हमारी। तो तालाब की जो लंबाई होगी वो पूरब से लेकर के पश्चिम में इस डायरेक्शन में हमें रखा जाना बहुत बेहतर माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के तालाब में जो हवा का जो बहाव है, जो फ्लो होता है एयर का, जो डायरेक्शन उसका होता है, उसके कारण अधिक हलचल होती है। और उससे क्या होगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो अधिक रहती है। जितनी मात्रा में एयर का फ्लो होगा उस डायरेक्शन में, उतनी ही ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बैलेंस रहेगी। तो ये एक सामान्य सी हमारी जो बात है, जो हमने तालाब को बना लिया, हमारे पास जगह है, हमने भूमि का भी चयन कर लिया, मिट्टी का भी चयन कर लिया, उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर की, एक फ्रेम की बात आती है, लेआउट की बात आती है कि हम कैसे लेआउट करेंगे तालाब का, कैसे डायरेक्शन में उसको होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें उसमें जो हवा है उसके बहाव को फ़ायदा देगी। इसलिए हमने उसका जो डायरेक्शन है, जैसे पूरब से पश्चिम की दिशा में जो हमने बात बताई, वो इसलिए बेहतर है क्योंकि हवा अगर उस रुख से चलेगी तो जितना हवा चलेगी उसमें उतने तालाब में हलचल होगी पानी में, उससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा थोड़ा बरकरार रहती है, अधिक रहती है। तो उससे मछलियों में सांस लेने में बहुत आसानी होती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो तालाब की जो औसत गहराई की अगर हम बात करें तो जो औसत गहराई है वो उतनी होनी चाहिए जहाँ तक कि सूर्य की रोशनी पहुँच सके। ये डिपेंड करता है कि हमारी कैसी जगह पर है, डाउन में है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपरी क्षेत्र में हो रही है। तो वहाँ पर हमें जो सनलाइट है, लगभग जो हमने तालाब में जो खुदाई करी, गड्ढे जो हमने खोदा, चाहे हम उसको कच्चे में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर पक्का तालाब बना रहे हैं या फिर हम उसको प्लास्टिक पॉलीशीट से कवर कर रहे हैं या फिर तटबंध वाला बना रहे हैं या सीमेंटेड ट्रेसवेज की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी की पहुँच होनी आवश्यक है। तो जहाँ पानी का जो साधन हो वो तालाब की गहराई लगभग 4 से 6 फीट रखी जा सकती है, और यदि तालाब जो है वर्षा पर आधारित है तो वहाँ पर तालाब की गहराई हम 8 से 10 फीट तक रख सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो तालाब की औसत गहराई को मापते हैं। संरचना, हम इसके बाद बात करते हैं तालाब की संरचना की। तो तालाब की जो जल क्षेत्र है उसकी जो मेजरमेंट है वो चारों तरफ से हम मेजरमेंट करते हैं।
लगभग 5 से 7 फीट जो ज़मीन है वो उस रूप में हम उसको छोड़ करके उस ज़मीन के लेवल से छोड़ करके बांध को बनाया जा सकता है, जिससे जो बांध की जो मिट्टी है उसका जो क्षरण होकर वो तालाब में जाने से रोका जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि जो तालाब की जो खड़ी खुदाई है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तालाब का जो किनारा है वो ढलवा होना चाहिए। अगर हमने खड़ी खुदाई उसमें तालाब में हमने करवा दी तो उससे जो ढलान है वो नहीं बन पाएगी। तो तालाब का जो ढलान है वो बिल्कुल उस अनुपात में होना चाहिए, ऊंचाई और अनुपात आधार के बेस पर, वो उसी के बेस पर हम उसको रखेंगे। तो ये उसका ढलान भी हम 1:2 के हिसाब से ऊंचाई और आधार उसी के मुताबिक हम उसको रखेंगे और उसी के मुताबिक हम उसकी खुदाई करेंगे। तो ये संरचना का ध्यान हमें स्टार्टिंग से रखना पड़ेगा ताकि हम सही तरीके से वहाँ पर मछली पालन की फार्म कर सकते हैं। और मछली पालन के लिए भी तालाब में ये जो ढलान है और जो डायरेक्शन है, ये हवा के लिए हो चाहे पानी का जो आउटलेट है वो सही तरीके से, जो गंदगी पानी की तालाब के अंदर होगी उसको हम किस तरीके से हम बाहर करेंगे, हमें पानी बदलना है या मछलियों का हमें इधर तालाब से दूसरे तालाब में रखने हैं तो कैसे हम सारे पानी, गंदे पानी को बाहर करेंगे, ये सारी चीज़ें यहीं पर से डिसाइड हो जाती हैं। इसलिए तालाब की जो हम संरचना रखेंगे वो यहीं से शुरू हो जाती है। तो तालाब के जो बांध का जो निर्माण है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जो पानी का जो दबाव होगा वो उसको सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। और तालाब से जो पानी के जो रिसाव है उसको भी रोक सके। और तो बांध निर्माण हेतु जो बातें हैं, जैसे पेड़ पौधों को जड़ सहित हम वहाँ से हटाएंगे और निर्माण करने के पूर्व जो है भूमि की उस ज़मीन जहाँ मिट्टी की हमने खुदाई होती है उस स्थान को हम बांध निर्माण स्थल को चिन्हित कर लेंगे और चिन्हित स्थल से जो घास, जंगली पौधे हैं उनको हटाकर ट्रैक्टर या हल से जुताई करने के बाद वहाँ पर जो मिट्टी होगी उसको डालने का काम किया जाएगा। इससे बांध क्या होगा कि बहुत मजबूत बनेगा और जो पानी की जो रिसाव की संभावना है वो ना के बराबर होती है। और जिस तरफ पानी का रिसाव है उधर की तरफ जो है ऊपर का बांध ज़्यादा चौड़ा या मजबूत होना चाहिए और बांध पर जो है उसकी तह पर जो है मिट्टी हमें डालनी पड़ेगी और उसको दबाना पड़ेगा बार बार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे बांध की ऊंचाई है 4 से 5 फीट होनी चाहिए और 4 से 5 फीट अगर शिखर की चौड़ाई कम से कम जो है वो 4 से 5 फीट होगी और अंदर का ढलान 1:1.5 के अनुपात पर रखना हमें ज़रूरी हो जाता है। और वाहन भी अगर चलना है तो शिखर की चौड़ाई 8 से 10 फीट रखी जा सकती है। तो तालाब से जो पानी का जो रिसाव है वो रोकने के लिए बांध के अंदर जो चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी या इस तरीके से हम उसका जो निर्माण कर रहे हैं तो वो भी बहुत आवश्यक होता है। तो इसके अतिरिक्त तो जो खुदाई और निर्माण का जो कार्य करना है, क्योंकि हमें मैनुअल तरीके से करना है खुदाई का कार्य या फिर मशीन द्वारा की जाती है, और गड्ढे की जो खुदाई है उसके बाद बांध बनाया जाता है, तल को समतल करना है उसको ढलवा किया जाता है और गड्ढे की तली को जो कॉम्पैक्ट करके वो मिट्टी को अच्छी तरीके से दबाया जाता है। और अगर हमें ज़रूरत हो तो जो प्लास्टिक की लाइनिंग है वो भी हम कम करेंगे उसके रिसाव को कम करने के लिए। तो बाकी कुछ सहायक संरचनाएं हैं, जैसे इनलेट और आउटलेट की हम बात करें वो सिस्टम की जगह हम तय करेंगे। सप्लाई चैनल, जो ड्रोन चैनल, गार्ड वॉल, ये जैसे छोटे तालाबों में मछलियों को भागने से रोकने के लिए जो गार्ड वॉल होता है वो हमें लगाना पड़ेगा। जो आउटलेट पानी को बाहर ले जाता है और ड्रेन चैनल उसका निर्माण करना पड़ेगा। सप्लाई चैनल का निर्माण करने का जो इनलेट से तालाब में पानी को लाएगा वो सप्लाई चैनल होगा। तो वही इनलेट और आउटलेट की जो सिस्टम है, भौतिक पैरामीटर्स में कुछ जो मिट्टी की जो बनावट होती है, जो टेक्सचर होता है, वो चिकनी या दोमट मिट्टी हमने पहले बताया 6.5 to 8.5, ये पीएच मान बहुत उपयुक्त उसका है। जल धारण की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। जल का स्तर, भूमिगत जो जल है वो 3 मीटर से अधिक गहराई पर ना हो। जो सोलर लाइट की हम बात करें, जहाँ पर तालाब ऐसी जगह पर जहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है सूर्य का प्रकाश वहाँ पर पहुँच सके। गहराई, तालाब की जो गहराई है वो मछलियों के प्रकार और जलवायु के अनुसार होगी। आयताकार तालाब होगा, उसका जो आकार जैसे कार्प कल्चर के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ढलान, हल्की से ढलान वाली जो प्राकृतिक रूप से हम उसमें देंगे। जो इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य बातें होंगी, जैसे तालाब के चारों ओर वृक्षों की बहुत छाया ना हो, जानवरों की पहुंच पर थोड़ा नियंत्रण होना जरूरी है और तालाब के किनारे
थोड़ा सुरक्षित और कटाव वाले ना हों, और हमें जो नियमित देखभाल है वो पहुंच की सुविधा उसमें बहुत आवश्यक है। कुछ पानी का जो प्रवेश और निकास द्वार की हम बात कर रहे थे इनलेट और आउटलेट सिस्टम में, तो पानी प्रवेश द्वार जो है वो बहुत आवश्यक है पानी के तालाब में, उसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए होती है। इसके माध्यम से तालाब में जो पानी है वो भरा जा सकता है, और बांध के आधार पर जो है समकक्ष ऊंचाई पर ही बनाना चाहिए, और जो प्राकृतिक ढलान हो उधर ही पानी का निकास द्वार बनाना हमें बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि निकास द्वार का जो निर्माण है वो तालाब से जल निकासी की आवश्यकता को देखते हुए प्रवेश द्वार के नीचे स्तर में बनाना बहुत जरूरी होता है। इनलेट और आउटलेट की प्रणाली विशेष रूप से मैंने बता दी कि कैसे इनलेट की संरचना हमें रखनी है, जहाँ से जो पानी तालाब में प्रवेश करता है वो इनलेट की सुविधा है, सामान्यतः पाइप या चैनल के माध्यम से वो होगी, जिसमें जो फिल्टर स्क्रीन होता है वो लगाया जाता है, जिससे जो पत्तियां हैं या गंदगी है या अनचाही जो मछलियां तालाब में नहीं आए, और इनलेट की जो दिशा है वो तल की ओर और थोड़ा ढलवा होती है, जिसमें पानी धीरे धीरे फैलता है। तो पानी को तालाब में लाने के लिए इनलेट प्रणाली का जो उपयोग हम करते हैं वो बेहतर तरीके से होना चाहिए, और बांध के आधार के समकक्ष ऊंचाई पर उसको हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। आउटलेट प्रणाली उसी प्रकार से जैसे इनलेट प्रणाली हमने बताई, तो आउटलेट प्रणाली जो है पानी के बाहर जाने की जो प्रक्रिया होगी वो निकालने के लिए प्रयोग होती है। इसमें जो स्लूइस गेट होता है या फिर पाइप सिस्टम के द्वारा लगाया जाता है, तो आउटलेट्स के पास जो है एक फिश गार्ड होना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमारी जो फ्राई हैं, जो फिंगरलिंग्स हैं, जो छोटी मछलियाँ हैं वो वहाँ से बाहर को ना बहें, उनका बहाव बाहर की तरफ ना जाए, तो फिश गार्ड होना वहाँ पर बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से जो डिज़ाइन किया जाता है वो आवश्यकता पड़ने पर तालाब का पूरा पानी भी निकाला जा सकता है। यदि हमें बहुत गंदा पानी हो गया है, बहुत ऐसी कोई समस्या हमारे साथ आ गई, तो हमें अगर पानी पूरा तालाब का निकालना है, तो वहाँ पर हमारी जो आउटलेट की जो प्रणाली होगी वो बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली होगी, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा होता है। कुछ आपातकालीन निकास प्रणाली भी हमें रखनी पड़ती है, जैसे भारी बारिश हो गई या बाढ़ की स्थिति आ गई, तो ऐसे में जो अतिरिक्त पानी निकालने हेतु एक आपातकालीन जो ओवरफ्लो चैनल होता है, जिसे स्लिप वे होता है, वो बहुत आवश्यक भी होता है। अगर हमने ज़्यादा मात्रा में तालाबों का निर्माण किया, बड़े स्तर पर हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि तल की तुलना में ऊंचाई पर ज़्यादा होता है और पानी को नुकसान पहुंचाए बिना बाहर निकाल देता है। तो ये एक आपातकालीन निकास प्रणाली होगी। बार बार हमें तालाब की जो संरचना है उसकी देखरेख करनी है, समय समय पर बांध की मरम्मति करती रहनी चाहिए। चूहे आदि के द्वारा बनाए गए जो बिल हैं उनको बंद करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर वो उनकी एंट्री हो जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान हमारे मुश्किल पड़ जाएगी, जिससे जो तालाब की जो हमें देखरेख है वो समय अनुसार नहीं हो पाएगी। जैसे कॉमन कार्प की अगर हम बात करें तो उसके कारण जो है जो हमारा बांध है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर की भी हमें जो रिपेयरिंग है वो भी बहुत आवश्यक होती है। दूब घास अगर हम लगा रहे हैं या फिर घास लगा रहे हैं तो बांध के आसपास में, तो उससे हम इस नुकसान को रोक सकते हैं। तो ये हमें संरचना की बार बार हमें देख भी करनी पड़ी है। तो इस निष्कर्ष पर हम इस अध्याय से पहुंचते हैं कि एक सफल मत्स्य पालन अगर तालाब का हमें निर्माण करना है, कैसे भूमि का चयन किया जाएगा, तालाब निर्माण की सही प्रक्रिया क्या क्या है, कौन कौन से भौतिक पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं, इनलेट और आउटलेट प्रणाली हम किस प्रकार से बनाएंगे। यदि हमने इन 4 बातों को ध्यान में रखा तो हम एक सफल तालाब का निर्माण कर सकते हैं। मछली पालन में अच्छा उत्पादन हमें मिल सकता है, उसकी क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, और दीर्घकालिक जो टिकाऊपन, जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है वो डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।